कौशिक। खत्म हुआ पहला फेज और दूसरे चरण के लिए सज चुका है स्टेज। 8 सीटों पर माहौल टाइट। दूसरे चरण में अब होगी 3 साइड फाइट। कुल मिलाकर चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है गाजियाबाद, जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन आज लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश की सभी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया और सभी का वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज हम गाजियाबाद से जनता से जुड़े मुद्दों की बात करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे उन लोगों से भी जो आपके घर पर वोट मांगने आ रहे हैं। आपके मुद्दे क्या है और साथ ही किस पार्टी में कितना दम है, आप क्या राय रखते हैं, आपकी उम्मीदों को कितना पूरा किया गया है, इन सभी पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के बड़े सियासी घटनाक्रम की। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण पर आज 8 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा लोकसभा सीट शामिल है। इतना ही नहीं, आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अमरोहा में जनसभा की और विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने इशारों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि 2 शहजादे एक बार फिर से फ्लॉप फिल्म बनाने के लिए निकले हैं। फिल्म अभी बनी रही है, लेकिन जनता ने उसको पहले ही सुपर फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी तरफ INDIA गठबंधन में अखिलेश यादव ने अब ये दावा किया है कि पहले फेज की वोटिंग के बाद जो पलड़ा भारी है वो विपक्षी गठबंधन के लिए भारी है। तो आज सबके दावों पर होगी चर्चा। आज जानेंगे गाजियाबाद के मुद्दे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रिजल्ट EVM में लॉक। मोदी बोले 2 शहजादे सुपर फ्लॉप। 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। योगी की ललकार, दंगा कराने वालों की नहीं बनेगी सरकार। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया, तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है। इस बात को देख लेना। दूसरे चरण में पश्चिम की जंग, जाटलैंड आएगा किसके संग। एक भी गठबंधन की रैली या मीटिंग नहीं कर पाए हैं। उन्होंने केवल औपचारिकता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। धरातल खिसक चुका है, वो हाशिए पर हैं। जनता ने उन्हें गठबंधन सहित सभी को नकार दिया। गाजियाबाद से लेकर मेरठ विपक्ष ने लगातार बदले टिकट। मोदी योगी का प्रचार जारी, विपक्ष को वोट कटने की टेंशन भारी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, इस भाव के साथ जुड़ा हुआ पूरा भारत एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। तो पहले चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आंकड़ा सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ों पर चर्चा करेंगे और पक्ष रखने के लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशी और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हमारे बीच में है। बात चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में है, बसपा, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ RLD, सभी से होगी चर्चा। और जोरदार तालियां गाजियाबाद की जनता के लिए भी, क्योंकि आज आपका दिन है, आपके मुद्दों का दिन है। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाइएगा, मैं माइक आपके बीच में लेकर आऊंगी। लेकिन चर्चा में सबसे पहले हम रुख करेंगे बीजेपी का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की और कहा कि 2 शहजादे एक बार फिर से फ्लॉप फिल्म बनाने में चले हैं और
जनता ने उसे पहले ही सुपर फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया है। आज का वोटिंग परसेंटेज अगर आप उठा करके देखें, क्या आकलन आप कर रहे हैं इस वोटिंग परसेंटेज से? ये लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट बहुमत है, भाजपा की सरकार आ रही है और मोदी जी को इशारा किया गया है कि आप पहले चुनाव में हम आपको चुन रहे हैं और आने वाले 9 चरण में भी हम आपको ही चुनेंगे। और दूसरी जो आपकी बात है कि ये 2 जो शहजादे हैं, इन शहजादों को पूरी दुनिया जान चुकी है। इनका जो गठबंधन हुआ है खाली प्रेस वार्ता के लिए हुआ है। ये पब्लिक के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, केवल प्रेस वार्ता करके अपने कार्यकर्ताओं को धक्के लगवा के ये केवल अपनी बात रखना चाहते हैं। अभी भी इनकी जो मेंटलिटी है वो एसी के अंदर रहने वाली है। आपने पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि जो भाजपा और भाजपा का कार्यकर्ता जो सड़कों पर रहकर जनसेवा करने वाला है, उसी सेवा के आधार पर हम लोग एक भारत और श्रेष्ठ भारत की रचना करेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा 2 शहजादों की जोड़ी सुपर फ्लॉप फिल्म बना रही है। अब रामपुर की सीट आप उठाकर देखिए, मुरादाबाद की सीट उठाकर देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको उस पर अपडेट दे देती हूं। मुरादाबाद में 57% से ज्यादा मतदान हुआ है। रामपुर में 52% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आज सामने आया है। तो अब आप मुझे बताइए कि हारा कौन, जो मैदान में दिखा ही नहीं या वो जिसे जनता ने चुना ही नहीं? बहुत सी जगहों पर तो आपकी पार्टी के बड़े चेहरे चुनाव प्रचार करने नहीं गए। देखिए, जब वोट खुलेंगी तो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। उसको बचाने के लिए सब लोग जो मैदान में हैं। कौन कौन लोग हैं, यही तो मेरा सवाल है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी कितनी सीटों पर प्रचार के लिए गए? प्रियंका गांधी कितनी सीटों पर प्रचार के लिए गई? अखिलेश यादव कितनी सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आए? ज्यादातर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, या ये सोशल मीडिया पर बैठकर लड़ाई लड़ी जा रही है? ऐसा नहीं है, जहां पे उनकी जरूरत पड़ रही है वहां पर वो जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल जी और अखिलेश जी ने, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं जा रहे? तो आपके के मुताबिक ये काफी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो कहा ही जाए, ये शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ही गठबंधन इन्होंने किया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आ ही नहीं सकते। चलिए, रुक करते आगे बढ़ते कि कमेंट सबका जरूरी है। बसपा भी हमारे साथ यहाँ पर है चर्चा में। कहा यह जा रहा है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं, आज मुस्लिम वोट बट जाएगा। बसपा बहुत जगह से अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी है, गठबंधन का प्रत्याशी भी वहां पर मैदान में, और कई इलाकों में तो स्ट्रेटेजिकली मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। जैसे मुरादाबाद में आप देख लीजिए, रुचिवीरा मैदान में है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर कि आपके इंडिविजुअली मैदान में होने से विपक्षी गठबंधन जो है उसको वोट बैंक में नुकसान हो रहा है? देखिए, हम इस बार हमारा चुनाव बसपा की सभी जगह उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर बसपा का मुकाबला है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने टिकट बदला है। यहाँ जिनको टिकट दिया गया है वो यहाँ पिछली सरकार में मंत्री थे। आप कोरोना काल में देखिए उन्होंने क्या हाल किया है। आप शिक्षा की बात करें, वो शिक्षा का हब चलाते उन्होंने कितने लोगों की फीस माफ की है मुझे बताएं? यहाँ जितने साथी बैठे किसी की फीस माफ की है उन्होंने? बताओ किसकी की है? आप लोगों की होगी शिक्षा। और जब यहाँ कोरोना काल में आप देखिए, कोरोना काल में शमशान घाट का क्या हाल था, आपसे बेहतर ये लोग बताएंगे, नेता नहीं बताएंगे। तो ये तो पहली हार मान चुके हैं, अपना प्रत्याशी बदल चुके हैं, तो इनसे क्या और क्या कहेंगे। और हमारे नंदकिशोर पंडित प्रत्याशी जी हैं, आप देखिए चारों तरफ धौलाना से लेकर के और साहिबाबाद तक साइलेंट वोट जो होने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए होने जा रहा है। चलिए, आपका भी अपना दावा है और अब आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं। और ये अपने साथ क्या लेकर आई हैं आप? बीजेपी ने खुद ही पढ़ दीजिए आप। देखिए, बीजेपी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ चंदा के नाम पे रिश्वत ली केजरीवाल जी का नाम लेने के लिए। क्योंकि अगर भाजपा कहती है कि हम 400 पार लाएंगे, तो फिर विपक्ष के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, जिनके राज्य में उनका दबदबा है, जिनके जिलों में उनका दबदबा है, उनको तोड़ने का काम क्यों कर रही है? ईडी सीबीआई का काम छोड़ने का काम क्यों कर रही है? और ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को अगर आप कहते हैं व्यापम घोटाला, वाटर घोटाला, शारदा स्कैम घोटाला, ऐसे घोटालेबाजों को भाजपा अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है और कहती है कि हम 400 पार लाएंगे। भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। अब आपने देखिए, इलेक्ट्रल बोर्ड के तहत जो चंदा के नाम पर जो घोटाला हुआ है, ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। अब ये कहते हैं कि ये शराब घोटाला हुआ दिल्ली में। शराब, गुजरात का सबसे बड़ा माफिया, शराब माफिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। चलिए, मुझे लग रहा है बहुत सारा रिसर्च मटेरियल
कागज इनके पास है, ठीक है, मैं आऊंगी, आप बचा कर रखिए, आगे भी आपको बोलने का मौका मिलेगा। फिलहाल आपने ये कहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये कहने का अर्थ है ना आपके। आरएलडी इस बार एनडीए के साथ है, तो आप बताइए ये जो गठबंधन है सत्तारूढ़ दल का, ये कितना मजबूत है? शांति रखिए, शांत रहिए आप लोग, बात रखने का मौका मिलेगा। एक बार इनसे कमेंट लेते हैं आरएलडी से। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेतृत्व का मिशन एक ही था, किसान, मजदूर, आम आदमी की सहायता करना। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से लेकर और जयंत चौधरी तक एक ही मिशन था, लेकिन कुछ कारणवश हमारी धाराएं अलग अलग हो गई थी। वो इस मोड़ पे आके, क्योंकि कई दशक से जो हमारी मांग चल रही थी स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की, कई सरकारें आई, किसी ने इस तरफ गौर नहीं दिया। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर हर कोने का किसान, आम मजदूर चौधरी चरण सिंह जी को किसान मसीहा मांगता था। सरकारों ने वोट लेने का तो काम करा, लेकिन भारत रत्न देने का काम नहीं करा, और वो बड़ा काम करा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसीलिए जयंत चौधरी का भी कमेंट आया कि अब ना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, आपस में गहमा गहमी मत करिए, ये माइक है ना, ये आप ही के लिए है। आपस में गहमा गहमी करने में समय व्यर्थ मत करिए, माइक आप ही के लिए है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, और ये क्या लिखा है आपकी टी-शर्ट? ये है, ये आपने जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जबरन गिरफ्तारी किया है, क्योंकि चुनाव के टाइम पर जब भी चुनाव आयोग अगर चुनाव की घोषणा करती है तो किसी भी सीएम को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। सुनिए, मैं ये दीजिए, मैं आ रही हूँ। मैं भारतीय जनता, मेरा नाम देखिए, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं राकेश यादव, गाजियाबाद से छात्र नेता हूँ, मैं CYSS आम आदमी पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से यह बात करना चाहता हूँ, 10 साल वीके सिंह जी रहे, अस्पताल की क्या दुर्दशा है, MMG अस्पताल की, MMG अस्पताल सरकारी अस्पताल यहाँ का, आप कह रहे हैं अपग्रेड नहीं हुआ है, बुरी हालत है, खस्ता हालत है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। 10 सेकंड पूरा कीजिए, सबको वीके सिंह जी ने एक भी अस्पताल नहीं बनाया गाजियाबाद में, अरे भाई साहब, आपके सामने माइक है, आप बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ, कम समय में ज्यादा बात रखिए। जो लोग कह रहे हैं केजरीवाल ने 1 की 2 फ्री की, गाजियाबाद का कोई बीजेपी का नेता बताया जिन्हें फ्री ना पियो, क्यों बदनाम करो केजरीवाल, क्यों बदनाम करो? उसके बाद ये अनाज जो फ्री बट रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये बीजेपी मोदी अपने घर से ला रहा है, 80 करोड़ गरीब बना दिए। मोदी, मैं एक बात करूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं है, ठीक है, आप उसको फ्री राशन की योजना के समानांतर रख रहे हैं, आपकी बात आ गई। एक सेकंड बोलिए। ऐसा है, मेरा नाम नीरज वाल्मीकि है, और ये लोग जो है ना मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, इनके बस की है ना, कुछ है नहीं, मुद्दे इनके पास है नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इनके संस्कार ही ऐसे, हमारी पार्टी विचारधारों की एक संस्कारी पार्टी है, इनके बोलने के शब्द चयन ठीक नहीं कर पाते, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने भाई साहब ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो। भाई साहब, मेरे घर में शराब पीने वाला कोई नहीं है, पहले बैठ जाओ। अरे मेरे संयमित रहिए। हमारी पार्टी सभ्यता पार्टी है, हमारी पार्टी में कोई दारू पीता नहीं। हम भारत माता की जय बोलने वाले हैं, वंदे मातरम जय बोलने वाले हैं, और हम शेर राम जय राम बोलने वाले आदमी। हम कोई दारू नहीं पीता, हम पे गलत आरोप लगाया जा रहा है। ना ही हम लोग दारू पीते, ना ही आगे पियेंगे हम लोग। हम कार्यकर्ता ऐसे नहीं है, हम एक नंबर कार्यकर्ता। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अंकल जी आप इनको बिठाइए, सवाल आ गया। एक सेकंड, महिलाओं के पास चलते हैं, क्योंकि इस बार महिलाओं की बड़ी भागीदारी की बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं के लिए काम हुआ है, उनको एम्पावर करने के लिए, उनके राइट्स के लिए। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोनिका पंडिता हूँ, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और यहाँ पर गाजियाबाद में जो हमारे सांसद रह चुके हैं जनरल वीके सिंह ने, जो हमारी नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को सम्मान दिलाया है, सुरक्षा क्या सम्मान दिलाया, क्या सुरक्षा, आप मुझे एक्सप्लेन करिए। इससे पहले जब 2014 से पहले आप जब महिलाएं यहाँ 5 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, आज महिलाएं हाईवे पे, उस हाईवे पे आप 12 बजे भी अकेले जा सकती हो। और मैं खुद एक वर्किंग वुमन थी, और आज आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दिन भर स्नैचिंग होती थी, वो सुरक्षा हमें महिलाओं को दी है। कुछ और महिलाएं जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, ये बताइए, आप नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, क्या कारण है इसका, इतनी भूरी भूरी प्रशंसा क्यों?
मोदी जी के राज में सारी सब कुछ सुविधाएं मिली हुई है महिलाओं को, सब महिलाएं सुरक्षित है। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज माइक में जा रही है, उनको छोड़ दीजिए। महिलाएं सुरक्षित है। जब से योगी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, हर जगह बेफिक्र होकर महिलाएं निकल रही है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। पहले चेयर लूटी जाती थी, पर्स लूटे जाते थे, हर जगह 33% आरक्षण महिला को मिला है, तो ये मोदी योगी जी का राज है। कभी कांग्रेस के राज में आरक्षण नहीं मिला है महिलाओं को। ठीक है, एक सेकंड, आप बैठिए, औरों को बोलने दीजिए। आप यहाँ पर न्यायाधीश मत बनिए, आप बैठिए। मेरा जिसका मन करेगा मैं उसके सामने माइक लगाऊंगी, जो सही में बैठेगा वो बात रखेगा। कोरोना काल में जब सारी पार्टी के आदमी अपने अंदर घर में घुस रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस समय सड़कों पे थे। कहीं रोटी खिला रहे हैं, कहीं सारे मतलब जो है ना, कोई नाच बांट रहे हैं, कोई हर घर में सबको चावल राशन देने का काम किया। जी, क्या नाम है आपका और कोई सवाल आपका है क्या? मेरा नाम करण शर्मा है। मैं देश से एक बार ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 से पहले देश में कितने एम्स थे? केवल 5। आज देश में 20 है। 2014 से पहले पूरे देश में 383 एम्स थे, एम्स के अस्पताल। आज 750 हैं। 2014 से पहले पूरे देश में केवल 5 शहरों में मेट्रो चला करती थी, आज 20 से ज्यादा शहरों में चल रही है। ठीक है, आप विकास की बात करें। और कोई एक सेकंड, आप बात रख चुके हैं, कोई और? आप भी बोल चुके हैं, किसी और को बोलना है? किसी और को बोलना है? आप आइए, आप इधर आइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जब कोरोना काल में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के कोरोना के जो रेमडेसिविर के वो थे इंजेक्शन, उन्हें जब ब्लैक किया जा रहा था, जब यहाँ पर वो मंत्री थे तब कहाँ थे अतुल गर्ग जी? दूसरा, उनके अपने कॉलेज चलते हैं, स्कूल चलते हैं। कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री ने बोला कि स्कूलों की फीस माफ होगी, तो कितने स्कूलों की उन्होंने बच्चों की फीस माफ की? एक भी है उनके पास? सुनिए 10 सेकंड ले लीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे ये हाथ उठाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे भाजपा के हैं। यहाँ पर आम आदमी नहीं है, यहाँ सारे 90% वो कहते हैं कि आप गठबंधन से, आप कहते हैं कि वो भाजपा से हैं। कुल मिलाकर ठीक है, गाजियाबाद की यहाँ बात हो रही है। एक सेकंड, आपने बोला, आप बोल चुके हैं। ठीक है, ये महिला कह रही थी कि महिला को सम्मान हुआ है। आप देखिए क्या। जय हिंद, जय भारत। मैं हर्ष बाटला। मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने देश बेच का सबसे ज्यादा सुरक्षा आज के टाइम में है। मैं युवा हूँ। मैं जब छोटा था मेरे घर वाले गए थे रात में बाहर मत निकलो, लेकिन आज हमारी माताएं बहनें सब रात में बाहर घूम सकती हैं, सब सुरक्षित हैं। हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हमारा देश स्ट्रांग है। ये सब मोदी जी का करा धरा है, किसी और सरकार का नहीं है। ठीक है, चलिए, ये जनता की बात है। और एक बार फिर से जनता से मेरी अपील है, जिसको भी बात रखनी है अपना हाथ उठाइए, माइक खुद उनके पास जाएगा। जो हंगामा करेंगे, मैं उनके लिए पहले ही बता दूं, उनके पास माइक नहीं जाएगा, क्योंकि डिबेट में किसी भी प्रकार के हंगामे की कोई जगह नहीं है, हिंसा की कोई जगह नहीं। ठीक है, आप लोग आराम से हाथ उठाइए, सबके पास माइक जाएगा। चलिए आइए, हमारे बीच में बसपा का पक्ष रखने के लिए अभी आए थे, अभी दोबारा उनको बुलाइए पोडियम पर। चलिए उनसे कमेंट लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई और कहा जा रहा है कि बहन जी चुनावी मैदान में होती है तो मदद सबसे ज्यादा भाजपा की होती है। पोलिंग परसेंट आपने उठाकर देखा, आप सहारनपुर में देखिए, कैराना में देखिए, नगीना में देखिए, तो ये जितने भी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, रामपुर हो गया और मुरादाबाद हो गया, तो क्या लग रहा है ये बट गया मुस्लिम, तो यहाँ नुकसान तो विपक्षी पार्टी का हुआ? देखिए, सब अफवाहें हैं, इसका पता कौन कहाँ गया 4 जून को लग जाएगा। ये सब विपक्षी हवा है, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, हर पार्टी अपने लिए काम कर रही है। लेकिन आप जब मैदान में आते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष का नुकसान होता है और बीजेपी का फायदा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार आप गठबंधन का हिस्सा थे विपक्ष के, इस बार नहीं है। इस बार हमारी माननीय बहन जी अकेले लड़ रही है और लगभग 20 से 25 सीट हमारी उत्तर प्रदेश में आ रही है। ठीक है, चलिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सभी जनता की बात यहाँ पर सुनी। यहाँ सब लोग इस शहर के सम्मानित लोग बैठे हैं, बजाय हो हल्ला करने के अगर तर्क संगत बात हो तो ये आप तर्क रखिए, मैं उनसे अपील कर चुकी हूँ। जब कोई जा रहा होता है तब ज्यादा शोर मचाता है, और आज जो लोग जाने वाले हैं इस देश की सत्ता से वो शोर मचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है,
साइलेंट वोट चल रहा है और बेईमानों का राज अब खत्म होगा। मतलब आप कह रहे हैं आने वाले तूफान से पहले की शांति है ये? आने वाले तूफान से पहले की शांति है ये आने वाला तूफान जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी। ठीक है। साइलेंट वोट का हवाला दिया जा रहा है कि आज जो वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा देकर आप लोग उत्साहित ना हो। साइलेंट वोट पड़ रहा है, विपक्ष अब भी यही कह रहा है। देखिए, विपक्ष तो जिस मोड में चल रहा है पूरा देश जानता है, ये खुद साइलेंट मोड में है। इनको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। जनता ने पहले सिरे से इन्हें नकार दिया है और शायद उसी की फ्रस्ट्रेशन है जो आज ये यहाँ पर बैठ के आंकड़ों की बात करते हैं और आंकड़े देते नहीं है। कौन से ऐसे आंकड़े इनके पास हैं जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार बननी है? जिसका अभी तक ये नेता तय नहीं है कि दिल्ली पे कौन बैठेगा, वो आंकड़े की बात करेंगे। उन्होंने तो कह दिया राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। परिवारवाद है, राहुल गांधी है, तो गठबंधन किस बात का है? क्या कमी है अखिलेश में जो अखिलेश को नेता नहीं मानते हैं? ये केवल परिवार को मानते हैं। जवाब दीजिए इस बात का। यूपी में कांग्रेस का क्या है? वो कह रहे हैं आप अखिलेश यादव को नेता नहीं मानते। अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए राहुल गांधी और कल अखिलेश यादव अमरोहा में एक संयुक्त रैली हो रही है गठबंधन की और वहां भी हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। पर आपने बिना उनसे या किसी और गठबंधन दल से पूछे कह दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप पूछ तो लीजिए उन्हें स्वीकार है भी कि नहीं नेतृत्व? ये सब दावेदार बहुत है। सब प्रक्रिया पूछ के ही चल रही है और पूछ के चल रही है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में कितने % वोटिंग हुई है? आज 77% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पश्चिमी बंगाल में जो वोटिंग हुई है वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही रिजल्ट देगी। तब भी आप कह रहे हैं कि सबसे सलाह ले ली और पीएम का चेहरा राहुल गांधी होंगे। जब रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को तो जो गठबंधन है वो सब एक साथ बैठ के ये तय करेगा कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। देखिए, ये जुमलों आप शब्दों पर गौर करिए। वो कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद गठबंधन जो है वो बैठ करके तय करेगा कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी जागृति तो दे दी। इन्होंने अपना नेता तो नहीं माना राहुल को, कम से कम मैं अपने सदन से कहूं जोरदार तालियां बजाएं, राहुल का नाम हटा दिया है। देखिए, जिनके पास ना नेता है ना नेतृत्व है वो वैसे ही समझौते की ही बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं। हमारे एनडीए गठबंधन से एकमात्र नेता है नरेंद्र मोदी, जो आज भी प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब एक जनता का सवाल ले लेते हैं। जनता के बीच से आए और 2-3 लोग इस बात को कह चुके। फीस माफी की जो बात थी कोरोना काल में, वो कह रहे हैं आप जवाब दीजिए इस पर कि कितने लोगों को फायदा हुआ है? क्या किसी बच्चे की फीस माफ हुई या कोई कंसेशन मिला? देखिए, फीस के लिए आपको पता है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आधार पर जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उसमें जो आर्थिक आधार पर जो बच्चा कमजोर होता है वो ऑलरेडी उसके बीएस से जो होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी उसकी सूची लेकर उसमें वहां को फ्री पढ़ाते हैं। और माफ होने का जो है प्राइवेट स्कूल में कोई माफी का प्रावधान किसी भी दबाव के कारण नहीं होता है, क्योंकि जिन्होंने भी शिक्षा क्षेत्र में अपना व्यापार किया हुआ है उन लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। हमारे सरकार के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से ज्यादा व्यवस्था करके शिक्षा दी जा रही है। तो हम सबको आमंत्रित करते हैं कि सरकारी स्कूल में आप आइए। ठीक है, जनता के बीच में चलते हैं। मैं 1 सेकंड आती हूँ आपके पास। 1 सेकंड, जनता के बीच में चलते हैं। 1 सेकंड, इनसे ये पूछो, जब ये 400 पार जा रहे हैं तो इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता एक जगह 50-50, 100 लोग क्यों आ रहे हैं? टिकट क्यों बदल रहे हैं बार? ये टिकट तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने भी बदला। तो वो भी ऐसे ही है, इंडिया गठबंधन वाले भी ऐसे। बसपा ने भी बदला। नहीं, बसपा ने कहाँ बदला? आपने नोएडा को उम्मीदवार बदला, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाए, क्या करते? अब आप अपना एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो अपना कारण गिनवाएंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं है। ठीक है, 20 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ। अभी बीजेपी वालों ने कहा हमने कोरोना काल में फीस माफ की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस कॉलेज में किस स्कूल में इन्होंने फीस माफ की? ठीक है, सब गरीबों ने फीस दी है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर एक भी फीस माफ की हो मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। जितने भी कॉलेज मैडम, जितने भी कॉलेज हैं सब ये नॉर्म्स के आधार पर सबको गरीब बच्चों को जो शिक्षा के जाते हैं उनका एडमिशन भी कराया जाता है और उनको जो उनकी फीस भी माफ की जाती है। फ्री में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, अनुसूचित जाति का या किसी भी। हाँ, बताइए। अभी इन्होंने जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी प्रधानमंत्री जी ने, क्या वो 2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिले? नहीं मिले। रोजगार मेला लगाने की बात करी, इसमें भी ढंग से रोजगार नहीं मिल रहे। और अग्निवीर योजना, एक 21 साल का युवा
रिटायर होके घर आएगा और यहाँ 50 साल के नेता पेंशन लेंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। नेताओं की भी पेंशन बंद करो, क्योंकि अगर एक युवा अगर 21 साल में बेरोजगार होगा तो नेताओं को ही बेरोजगार करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रंजन है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं कुछ युवाओं के लिए जो मोदी सरकार ने किया है मैं उसके बारे में बताता हूँ। 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के बाद पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ ऋण प्रदान करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। 7 IIT, 16 IIIT। ये सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है, जनसभाओं से वो कहते रहे। ये सारे 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय, ये सारे मोदी सरकार के समय में बने हुए हैं। कितना भी शोर मचा ले, 1.4 कितना भी शोर मचा ले, विपक्ष 400 पार जा रही है। चलिए, ये सब किताबें आप हो चुके हैं। क्या नाम है? मैं विकास सिंह अध्यक्ष, जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। अमित शाह के लड़के की ईडी जांच करवा दो। एक सेकंड, यहाँ से जनता के बीच से एक बात सामने आई है। सिर्फ एक लाइन उन्होंने बोली और मुझे लगता है वो उस एक लाइन में बहुत बड़ा सार छिपा है। जनता के बीच से आवाज आई है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। जो आदमी भगवान को लाने की बात कर रहा है, जब ये देश राम को भगवान मानता है तो भगवान को आप लेकर आए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? ठीक है, आप बताइए मैडम, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप इन लोगों से पूछिए जो हल्ला मचा रहे हैं, इनसे पूछिए शिक्षा, अब बच्चों की एजुकेशन पे कितने % GST है? प्राइवेट स्कूल में जुर्राब से लेकर कलम से लेकर सब प्राइवेट में बेका जा रहा है। 18% GST किताबों पे लगा दी गई है। ये सरकार इस देश हित के लिए काम कर रही है। आप बताइए। वो कह रहे जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। देखिए, जो मौजूदा सरकार है सेंटर में और हमारे उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ धर्म के नाम पे अपनी सरकार ला रहे हैं। बाकी पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका कोई भी कहीं भी किसी को फिक्र नहीं है कि देश का गरीबी का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा। शिक्षा और खाने की चीजों पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। और यहाँ गाजियाबाद की बात करें तो जो हाउस टैक्स का तो ऐसा हाल कर रखा कि जनता बहुत त्रस्त है। इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो ये सरकार तो बदलेगी। और ये 400 पार की बात करते हैं तो 200 पार भी नहीं हो पाएगी सरकार। चलो, आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं। आपसे हमेशा पूछा जाता है आप यहाँ आए किस लिए, और जनता ने कहा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म ही ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टियों को खत्म करने का हुआ है। और लेकिन आपकी तो सारी कैबिनेट और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। देखिए, ये आरोप है और PMLA कानून ऐसा एक्ट है जो भारतीय जनता पार्टी 2018 में उसमें संशोधन करके लेकर आई थी और ये कहा था कि जो हवाला का पैसा हवाला लाएंगे, जो लोग पैसों का हेरफेर करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, उनको PMLA एक्ट लेकर आएंगे। जो आतंकवादी होगा उनको लेकर आएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हारने के डर से विपक्षी पार्टियों के ऊपर, उनके पदाधिकारियों के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर PMLA का एक्ट लगा रही है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कट्टर ईमानदार है, जिसने दिल्ली में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए और दिल्ली की जनता को सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान। लेकिन मौजूदा वक्त की ये सच्चाई है कि भ्रष्टाचार के आरोप में आपकी लगभग सारी कैबिनेट इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, CBI और ED अरेस्ट है, जेल के अंदर है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। गन्ना किसानों का बड़ा मुद्दा वेस्टर्न यूपी में बना कि उनका पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। MSP एक बड़ा मुद्दा बना जिसके ऊपर एक आंदोलन खड़ा हुआ। तब आप विपक्ष के खेमे में थे, अब आप सत्ता पक्ष में, कैसे समझाएंगे? देखिए, बात ये है कि जब हम सरकार से बाहर थे तो अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी तक, मुख्यमंत्री तक उस चैनल से, उस विधि से हम नहीं पहुंचा पा रहे थे। जब हम सरकार का हिस्सा है, हमेशा आदमी किसी का भला सत्ता में रहकर सरकार की भागीदारी में कर सकता है। मेरे नेता ने 20 साल उत्तर प्रदेश सरकार से बाहर रहकर और 10 साल केंद्र की सरकार से बाहर रहकर इतना बड़ा निर्णय लिया है। ये छोटा निर्णय नहीं है। मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ कि आने वाले समय में किसानों के हित की बात करी जाएगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसानों को न्याय दिलवाया जाएगा, वक्त पे पेमेंट दी जा रही है, जो रह गई है उसको भी दिलवाया जाएगा। हमारे यहाँ NDA में शामिल होने का मेन मोटिव भी ये है मेरे। तो मतलब आप आश्वस्त कर रहे हैं सभी किसानों का, बीजेपी का रुख करते हैं। एक सेकेंड, हंगामा मत करिए आप लोग, हंगामा मत करिए, सबके पास माइक
जा रहा है। कुछ और जनता की बात सुन लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या बात? चौहान वाल्मीकि मेरा नाम है। अभी कांग्रेस के लोग और बसपा के लोग कह रहे थे कि संविधान बदला जा रहा है। 50 साल भारत में कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस ने संविधान को तवज्जो दी थी क्या? भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को देने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये 26 गठबंधनों के लोग हैं। ये तय नहीं कर पा रहे कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारा प्रधानमंत्री क्लियर है, नरेंद्र मोदी। और बात टिकट बेचने की आ रही है तो आपको भी जानकारी होगी कि टिकट बेचने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोग। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि आप आए गाजियाबाद में, और हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था देश को चलाने के लिए, झाड़ू चलाने के लिए बनाया था। झाड़ू वालों को परमानेंट करो, झाड़ू वालों को परमानेंट करो, झाड़ू वालों के पैर धोते हो। केजरीवाल चोर है, अब तक तो 4-5 लोग इनके जेल में थे, अब 11 लोग इनके जेल में जाएंगे। इन्होंने शराब घोटाले में इतना गड़बड़ी की है। ये चुनाव जो है ये देश का चुनाव है, ये नाली खड़ंजों का चुनाव नहीं है जो लोग बहस कर रहे हैं। पर मुद्दे तो सारे ही आएंगे ना, जिसको जो समस्या है वो समस्या में आएगा। जिसको जो समस्या है वो समस्या प्रत्याशी नहीं उतार पाई है पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी। ये अपने आम आदमी पार्टी वाले आप ये अपने बूथों से चुनाव नहीं जिता सकते। कोई भी मुख्यमंत्री जेल में होता, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी मुख्यमंत्री जेल गए, केजरीवाल जेल गए। एक बात बेहद दिलचस्प है, और वो ये कि आप देखिए दिल्ली की सियासत में क्या हो रहा है, उसका पूरा असर दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में चर्चा का विषय है, और लोग उससे कोरिलेट कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी चर्चा यहाँ लंबे वक्त तक ये भी रही कि दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है, दिल्ली में ये सुविधाएं हैं। लेकिन अब देखिए सियासी मैसेज क्या जा रहा है लोगों में। वो कह रहे हैं कि आप पार्टी में डिफरेंस की बात करते थे, सारा कैबिनेट और मुख्यमंत्री जेल में। आप कहते थे लाल बत्ती नहीं लेंगे, आप कहते थे शीश महल नहीं बनाएंगे। आज क्या नहीं हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर ही केजरीवाल है, मोदी जी का डर ही केजरीवाल है। एक कट्टर ईमानदार पार्टी को बदनाम करने के लिए उन्होंने पीएमएलए एक्ट के तहत जो फर्जी शराब घोटाला, जिसमें 2 साल से ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, किसी भी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ऐसे फर्जी जो केस है उस पर आपने जेल में डाल रखा है, जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। आप कोर्ट का इंतजार नहीं करते, आप न्यायालय का इंतजार नहीं करते। ठीक है, आरएलडी की तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप मैं ये कह रहा हूँ कि जो विपक्षी दल है, कई गुटों का उन्होंने एक गुट बना रखा है। जितने गुट हैं उनके उतने नेता प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। जब किसी घर का मुखिया डिसाइड नहीं होता, वो आदमी देश को कैसे चलाएगा, देश के बड़े डिसीजन कैसे लेगा? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सरकार के पास नीति भी है, नियत भी है, मिशन भी है। प्रधानमंत्री जी उस मिशन पे लगे हुए हैं। किसानों का भी भला होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और देश और प्रदेश की महिलाएं, माताएं, बहनें सब सुरक्षित हैं। ठीक है, भाषा पर संयम रखिए आप लोग। राजनीतिक आरोप में खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल उसके सामने माइक नहीं जाएगा तो खराब शब्दों का इस्तेमाल करेगा। जनता यहाँ पर बेकाबू हो रही है, जनता। देखिए ऐसा है, आप सब लोगों के पास वोटिंग का अधिकार है, वोटिंग का अधिकार आप सब लोगों के पास है। अपनी अपनी सरकार चुनने का आपको अधिकार है, उसमें भरोसा रखिए और यहाँ पर डिसिप्लिन रखिए। बैठ जाइए आप, बैठिए आप। चलिए, एक महिला यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। जी, अब मुझे बताइए, सेफ सिटी की बात हो रही है, विमेन लेड गवर्नमेंट की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं सरकार के कामकाज को? मैम देखिए, जो गाजियाबाद का सिचुएशन पहले थी, करीब आप मानिए कि 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकल ही नहीं पाती थी। तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है योगी जी का कि आज ऐसी कोई सिचुएशन की दिक्कत है ही नहीं महिलाओं के लिए, और आने वाले समय में भी लगता है कि ये सब चीजें और भी इम्प्रूव होगी। तो कहने और कथनी में फर्क है। जो पहले की सिचुएशन थी कि घर से बाहर आप निकल ही नहीं पाते, इतना क्राइम गाजियाबाद में था, तो आज गाजियाबाद में कम से कम ऐसा कुछ नहीं है मैम। ठीक है, चलिए रुक करते हैं बीजेपी का। जी, बहुत से मुद्दे जनता के बीच में से आए हैं, कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं, मैं लौटती हूँ आपके पास। हाँ बताइए, बस 2 ही लोग बोलेंगे, और भी लोग बोलिए। आप जरा ही आगे आइए, ऐसे थोड़ी होगा, ये आपके साथ डिबेट थोड़ी हो रही है, सब लोग बोलिए। हाँ जी, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, देश को बचाना है, इंडिया गठबंधन को लाना है, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये तो रहे चुनावी नारे जो आप स्टेज से लगाते होंगे। अब मुझे बताइए, आपका विजन क्या है, कामकाज क्या है? मेरा बिजनेस है और मैं सोशल भी हूँ, और समाज के पार्टी के बारे में बताइए, पार्टी के बारे में। पार्टी के बारे में ये मुद्दा है कि आज राहुल गांधी जी 50% लेडीजों को आरक्षण देने की बात करते हैं,
जो देश में महिलाओं को आगे लाएगा, जो जेंट्स लेडीज और जेंट्स में दूरी है एक समान, उनको कायदा दे, कांग्रेस पार्टी देगी सम्मान। चलिए कुछ और लोग आगे आइए आप। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम पढ़े जी कॉलेज में, हमने दिया फीस भी दी, जीएसटी भी दिया, सारी चीज दी। भ्रष्ट वो है सरकार, कुछ नहीं है बीजेपी। हमने सारी चीज दे रखी। आर्मी में हम रेस मारे थे, वो 4 साल की कर दी, कुछ नहीं छोड़ा बीजेपी ने। प्रधानमंत्री रखे मुकदमे, आप इधर आइए, आप इधर आइए। एक मिनट। चौधरी तरह सिंह यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन है सर, मेरा अपना 3rd ईयर में हूँ मैं। बैठ जाइए आप लोग। आप कह रहे हैं आपने बीकॉम किया है, कितने % नंबर आपके आए, कौन सा कंपटीशन आपने निकाला, बहुत कुछ निर्भर करता है, कंपटीशन क्लियर करना पड़ता है। बैठ जाइए आप सभी लोग, बैठिए आप सभी लोग। और इस वक्त हमें संजीव शर्मा जी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। यहाँ लगातार 2-3 सवाल लोगों के बीच में से आए हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। एक तो कह रहे हैं कोरोना काल में जो फीस माफ हुई थी वहां पे जीएसटी वसूला गया, कितने लोगों की फीस माफ हुई। दूसरा, लोग अग्निवीर योजना को लेकर यहाँ सवाल पूछ रहे हैं। और तीसरा, रोजगार की बात हो रही है। देखिए, रोजगार के लिए मोदी जी ने स्टार्टअप योजना की, कौशल विकास योजना हुई, उससे बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों को वो रोजगार मिला है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब अब चूंकि चुनाव है, विपक्षियों का मुद्दा है, लेकिन इस समय आप देखिए समर्थन भी है पूरी तरीके से और रोजगार लोगों को बहुत मिला है। ये आंकड़े अगर आप कहेंगे तो मैं आंकड़े भी रखूंगा। आज वोटिंग के आंकड़े देखने के बाद बीजेपी पुरजोर तरीके से कह रही है 400 पार की जो बात हुई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है, पश्चिम से लहर शुरू हो गई है। अब की बार सब तरीके बेकार और गठबंधन सरकार, और कुछ नहीं होना इस देश में। जितना ये शोर मचाएंगे उतना ही इनके खिलाफ इस देश का जनमानस इकट्ठा होगा और इस बार इनको बुरी तरह से पार करेंगे। बार बार जिक्र आ रहा है 400 पार का। पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है, आंकड़ा भी सामने आ गया है। बीजेपी कह रही है देखिए लहर की शुरुआत हो गई। जो आज वोटिंग हुई है पश्चिम में पहले चरण में, उसमें आधी सीट भी नहीं जीत पाएगी और बड़ा रोष है। और इस बार 400 पार की आप बात कर रहे हैं बार बार। मेरा मानना है जो स्थिति है यहाँ पे सत्य बिरादरी की बड़ा रोष है और मात्र 200 से नीचे सीट आएंगी बीजेपी की। ठीक है, आम आदमी पार्टी का रिएक्शन लेते हैं। ये जो 400 पार वाली बात है, फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद और प्रबलता से कही जा रही है कि पछुआ पवनें जो चलती है ना, पश्चिम से चलती है, लहर पश्चिम से शुरू हो गई है। देखिए, ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये अपने में ही अगर आप आंकड़ा निकाले तो ये फर्जी है, क्योंकि 262 जब ये पिछली बार लेकर आए थे, बहुमत लेके आए थे, उसमें कई सारे राज्य थे जिसमें इन्होंने काफी अच्छी सीटें पाई थी। अब सोचिए, जब उन्होंने उस समय मोदी जी का लहर था, तब ये 262 पार। मतलब अब आप कह रहे हैं कोई लहर नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई लहर नहीं है। अब जनता परेशान हो चुकी है, जनता ने मोदी को हटाने का। और ये अगर 400 पार का नारा, तो ये कहाँ से लाएंगे? बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश में मोदी जी उनकी आजादी के लिए लड़े थे बचपन में, या पाकिस्तान से, जहाँ पर समय कम है, सबका कमेंट लेते हैं। बात यह है कि जब मैडम जी एक घर के अंदर 3-3, 4-4 मुखिया होंगे तो आदमी बात किससे करिए? कांग्रेस में राहुल जी की लॉबी अलग, प्रियंका जी की लॉबी अलग, खड़गे जी की लॉबी अलग, इस तरीके से कई लॉबी हैं। जब एक आदमी मुखिया ही घर का नहीं है तो देश को नेतृत्व चलाने के लिए भारत की जो आज साख है जहाँ पहुंची है, वैसे हवा में नहीं पहुंची है। पहले हम चीजें बाहर से मंगाते थे, आज हम बाहर भेजते हैं। इसके लिए एक मजबूत नेता, एक दृढ़ संकल्प वाला नेता चाहिए, वो केवल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। कुछ और मेहमान हमारे बीच में आ गए हैं। हमारे बीच में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा से है। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम चलाया था मोदी भाईजान। आप माइक में बोलिए, मोदी भाईजान कितना सक्सेसफुल रहा, कितने लोगों को आप जोड़ पाए? अल्पसंख्यक मुसलमान क्या सोच रहे हैं? मुसलमान अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो मुसलमान सुरक्षित है तो मोदी जी की और योगी जी के शासनकाल में सुरक्षित है। क्योंकि विपक्ष पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी दंगा कराती थी, जब मुजफ्फरनगर जैसे कांड, मेरठ जैसे कांड, ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे।
वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी दंगे कराती है और शांति इसलिए है कि बीजेपी के साथ बीजेपी में 2014 से जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, जब से कहीं भी दंगा नहीं हुआ, जब से कहीं भी लड़ाई दंगे ऐसे नहीं हुए। आप बताइए, आप 2014 से जब तक मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ दंगे हुए, किस जगह दंगे हुए? हमने तो कहीं ऐसे देखा नहीं, महसूस करा, क्योंकि आजकल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है पूरे देश का, कहीं भी कोई ऐसे लड़ाई दंगे नहीं हुए। देखिए बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए सपा बसपा के गुंडे बदमाश इस तरीके की हरकत करते हैं। हमारी पार्टी के लोग बड़ी शालीनता से बैठे हैं, लेकिन उसके बाद इनको देख लीजिए, ये इंडिया का गठबंधन नहीं है, इंडिया का ठगबंधन है। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम 450 पार जा रहे हैं और इनके पास आज की डेट में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। ये पुलवामा के घटना के जिम्मेदार कौन है, वो अभी तक पता नहीं लगा पाएंगे। बहुत से मुद्दे हैं। आप ये देख रहे हैं कि विपक्ष के चेहरों पे पहले ही सन्नाटा छा रहा हुआ है। हमारी आम आदमी पार्टी से जो महिला है, जिसमें केजरीवाल खुद एक मातृशक्ति की बेइज्जती करता है, उसमें वो महिला आज खड़ी है, उसके लिए बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है। आप बताइए केजरीवाल ने क्या सुधार किया महिलाओं के लिए? आज आप उतरिए महिलाओं। चलिए, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी चर्चाएं हैं, लोगों के ज़हन में बहुत सी बातें हैं। जनता, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप ये चाय लेकर आ गए। चाय वाला 400 पार, अब की बार चाय वाला 400 पार। चलिए, ये आपकी अपनी इच्छा है। तालियां बजा दीजिए गाजियाबाद की जनता के लिए और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें गाजियाबाद भी एक है और गाजियाबाद के लोगों ने अपनी चर्चा, अपनी राय जाहिर कर दी है। चुनाव एक्सप्रेस में गाजियाबाद से इतना ही। कल गौतम बुद्ध नगर में होगी आपसे मुलाकात। चुनाव